बैक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब। जी एहसन इकबाल साहब, अब ये जाहिर है दोनों तरफ लग रहे हैं इल्जामात, वो आप लोगों पे लगाते हैं कि यहाँ पर भी जो लीडरशिप है, जो अयाज सादिक साहब लंदन गए वहाँ पर भी खबरें आई कि जी मियाँ साहब ने कुछ नापसंदीदगी का इजहार किया, बात की ये खबर है। लेकिन पहले ये थी अयाज साहब तो बड़े खुश आए, कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया, वो आप लोगों पे करते हैं। लेकिन मैं उस इंटरव्यू पे जाने से पहले मुझे देखिए गुज़िश्ता दिनों जो आप लोग मार्च में हुकूमत को घर भेजने की बातें कर रहे थे, मियाँ साहब की वापसी की बातें हो रही थी, मिला जुला रद्द-ए-अमल आपकी पार्टी के अंदर आ रहा था, ये खुशफहमी थी, गलतफहमी थी, या ये होने जा रहा है? देखिए, ये हुकूमत जो है ये घर जा चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। राय अम्मा के अंदर भी ये हुकूमत पैकअप हो चुकी है और खुद वो लोग जिन्होंने बहुत ही उम्मीदों के साथ पीटीआई को वोट दिया था और वो इमरान खान साहब की उन तकरीरों के झांसे में आए थे जो वो एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए किया करते थे, वो लोग भी अब तायब हो चुके हैं और हकीकत देख चुके हैं। तो इसलिए हुकूमत के लिए अब कोई और ऐसा अब जरिया नहीं रह गया कि ये अपने आप को बचा सके, चूंकि प्रैक्टिकली डिफैक्टो ये हुकूमत कोलैप्स हो चुकी है। अब इसके जाने का क्या तरीका होता है, इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूं कि जब किसी को मरीज को कैंसर लाक हो जाए तो वो एक टर्मिनल इलनेस होती है। उसकी मौत क्या फेफड़ा फेल होने से होगी या दिल फेल होने से होगी या दिमाग फेल होने से होगी, ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है। लेकिन जब किसी को आखिरी स्टेज हो कैंसर की तो वो मरीज बेचारा टर्मिनली इल होता है। बस ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है कि वो किस तरह वाकयाती तौर पे जाएगा। ये हुकूमत भी अपनी नाअहली, नाकामी और करप्शन के कैंसर की आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुकी है। ये अदम एतमाद से जाएगी या अवामी मार से जाएगी, ये एक इनकॉन्सिक्वेंशियल बात है, वो एक वाकयाती अमल होगा। लेकिन तमाम अमली तकाजों के मुताबिक ये हुकूमत अब खत्म हो चुकी है। सर, एक तरफ आप लोगों का आर्गुमेंट ये है ना कि आप लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं है इस मुल्क को चलाने की। ऑपोजिशन से पूछा जाता है आप इन्हें घर कैसे भेजेंगे और बाद में चलाएंगे कैसे, तो आप इसको ये कहते हैं कि ये जो है वो एक सानवी बात है, हमने तो ये देखना है कि ये जाते किस तरह से, कोई भी पार्ट इनका ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, ये चले जाएंगे। अयाज सादिक साहब कहते हैं कि जी आसिफ जरदारी साहब से बात हो गई है, तरीके अदम एतमाद का ऑप्शन ज़ेरे गौर है। क्या आप दोनों जमातों ने फैसला कर लिया है? अयाज सादिक साहब जो बात कह रहे हैं वो आपकी पार्टी की पॉलिसी है या फिर एक इंडिविजुअल की राय है? देखिए, अयाज सादिक साहब का चूंकि इन तमाम जमातों से राब्ता रहता है, वो एक साबिक स्पीकर हैं, इस हवाले से यकीनन उनके पास फर्स्ट हैंड मालूमात होंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है, सुबह गई या शाम गई, चूंकि खुद जो राय आमा का दबाव है उसके तहत इनके अपने अरकान असेंबली जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं, वो ये सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि अगले इलेक्शन में अगर वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी जमानतें जब्त होंगी। या तो वो आज़ाद इलेक्शन लड़ें या वो खुद के लिए मुस्लिम लीग नून या किसी और जमात में दाखिल होने का फैसला बट सर करें। वो किधर हैं वो 20 लोग? वो किसी मनी बिल पे नहीं नजर आते, वो 20 लोग किसी बड़ी लेजिस्लेशन के ऊपर इधर उधर नहीं जाते, वो लोग किसी अमेंडमेंट पे इधर उधर नहीं जाते। वो कब आएंगे, कैसे आएंगे और कहाँ आएंगे जो आप लोगों के ख्याल में वो? और ये जो लॉन्ग मार्च आप लोगों ने किए हैं दोनों ने, ये कोई एक डेट भी फिक्स हो सकती है दोनों की? इस पर भी कोई बात हो रही? मैं आपके पिछले सवाल का भी एक हिस्सा जवाब जरूर देना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन के पास कोई मुतबादल प्रोग्राम नहीं है। मुस्लिम लीग नून बार बार कह चुकी है कि 2013 में भी हमें ऐसे ही हालात में पाकिस्तान मिला था और हमने पाकिस्तान को टर्न अराउंड किया था। सर मैं अभी इकोनॉमी पे नहीं, मैं अभी इकोनॉमी पे बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल सोल्यूशन देख रहा हूं कि आप भेजेंगे कैसे इनको। जिन ऑप्शंस पे आप बात करते हैं वो तो महीनों से बात हो रही है, इनफैक्ट सालों से हो रही है, लेकिन उन ऑप्शन से आप घर तो नहीं भेज पा रहे। अब हुकूमत की ग्रोथ पे तो अभी बाद में आता हूं और आपकी इकोनॉमी की बात पे, लेकिन मुझे ये बताएं ना कि आप ये जो अयाज सादिक साहब के राब्ते हो रहे हैं, वो तो कहते हैं राब्ता नहीं, मेरी जरदारी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी इस पर जो है वो कहा है कि मैं बिल्कुल इस पर हम तैयार हैं, और अयाज सादिक साहब लंदन भी मिलने गए। तो जो अयाज सादिक साहब बात कर रहे हैं वो बात एक इंडिविजुअल की है या पार्टी की बात है? वो जी, जो उन्होंने बात की, जैसे मैंने कहा कि उनके पास फर्स्ट हैंड यकीनन मालूमात होंगी चूंकि वो उन सबसे राब्ते में रहते हैं। लेकिन जो अदम एतमाद और अवामी मार्च है, दोनों ऑप्शंस पीडीएम के सरबराही इजलास में जो 25 तारीख को होगा, इन पे बातचीत होगी और दोनों ही काबिल अमल हैं। इस वक्त जो एक हमें चीज का अंदाजा करना है वो ये है कि क्या
वो इदारे कि जिनके बारे में माजी में कहा जाता था कि वो फ़ोन कॉलें करते हैं, वो गैर जानिबदार हो चुके हैं या नहीं हुए, ये खुद हमें हुकूमत के अरकान असम्बली की ज़बानी पता लगता है कि उन्हें फ़ोन कॉल करके बुलाया जाता है और वो खुद वोट नहीं देना चाहते। तो ऐसा जो सूरत हाल है उसमें यकीनन अपोजिशन के पास भी कोई ऐसा फ़ोन नहीं है कि जो उस फ़ोन का मुकाबला करे जो हुकूमत के ऐवान के पास आते हैं। हम तो अवामी तायद पे यकीन रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस वक्त जो हुकूमत की जिस तेजी के साथ गैर मकबूलियत हो रही है, तो जो फोन कंपनी है वो भी ये सोचने पे जरूर मजबूर होगी कि इस हुकूमत की जो गैर मकबूलियत है वो फोन कंपनी के गले में ना पड़े। सर, ये मामला फिर उम्मीदों पर ही है ना, व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर रखी जा रही है ना, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि बार बार सपोर्ट आ जाती है तो फिर उसके बाद आपकी ऑपोजिशन की उम्मीदें तो फिर कारगर साबित नहीं हो रही ना। ये अब जरा आ जाते हैं सर इकोनॉमी पे, क्योंकि जाहिर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5.3% ग्रोथ उन्होंने अपनी दिखाई है और आपकी लोगों की जानिब से कोई खास उसको चैलेंज नहीं किया गया, बल्कि कल मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो उसको तस्लीम भी कर रहे थे कि ये दुरुस्त है। देखिए, जो इनकी 5.3 या 4% ग्रोथ है उसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं कि पेश नजर रहें। पहली बात तो यह है कि जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो इसे चैलेंज कर रहे हैं, वो समझते हैं कि ये 3.5 या 4% से ज्यादा नहीं है, ये ओवर प्रोजेक्टेड है। दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत लो बेस से है, और मैं एक आम आपके नाजरीन को समझाने के लिए कि लो बेस का क्या फर्क होता है। अगर आपकी प्रोडक्शन 100 यूनिट है और उसमें आप 1 यूनिट का इजाफा करें तो वो 1% शुमार होता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, फैक्ट्री खड़ी है, जीरो प्रोडक्शन है और 1 यूनिट आप प्रोड्यूस करें तो वो 100% शुमार हो जाती है। तो इसलिए जब लो बेस हो तो उससे परसेंटेज इनकॉन्सिक्वेंशियल है एक हाई बेस के साथ कंपेयर करने की। इन्होंने आते साथ ही इकोनॉमी को 6% से 0 और नेगेटिव % पे क्रैश कर दिया था, लिहाजा उससे इकोनॉमी की बेस 0 से भी नीचे चली गई। अब उसमें अगर आप थोड़ा सा भी इजाफा करेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से वो बहुत ज्यादा नजर आएगा, तो इसलिए इसको ओवर एस्टिमेट नहीं। सर, मगर वो दो क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कोई हमने रीबेस नहीं की और जो कैलकुलेट किया है वो नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने ग्रोथ को 2006 के बेस रेट से कैलकुलेट किया है, हमने कोई रीबेस नहीं किया इसको। ये तो ऑफिशियल खबर है कि उन्होंने इसको तब्दील किया है, लेकिन जैसे वो कहते हैं 2006 के बेस रेट से कैलकुलेट किया हमने। आप किसी भी बेस रेट से कैलकुलेट करें, ये हकीकत है कि जो प्रीसीडिंग ईयर है उसमें तकरीबन 0.1% की ग्रोथ रेट थी। तो जब आप 0% ग्रोथ रेट से थोड़ा सा भी, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप 0 प्रोडक्शन से 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे वो 100% इंक्रीज होगा, लेकिन अगर आप 100 यूनिट से 1 यूनिट इजाफी पैदा करेंगे तो सिर्फ 1% शुमार होगा। तो असल चीज आपने ये देखनी है कि मुल्क की जीडीपी कहाँ है। जब मैं बिफोर यू कमेंट ऑन कि जीडीपी कहां है, कि अगर आपकी बात को मैं तस्लीम करूं कि 4% भी ग्रोथ है तो डिस्पाइट कोविड 4% ग्रोथ तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। फिर अगर कोविड के चैलेंजेस ना होते, ये जो इंटरनेशनल क्रेडिट क्रंच है, फ्यूल प्राइसेस अप हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं, अगर ये ना होते तो फिर तो इनकी ग्रोथ इससे ज्यादा होती। और अगर मैं आपके 4% को भी मान लूं तो इतने मुश्किल हालात में तो 4% एक अच्छी ग्रोथ है। और ग्रोथ माजी में भी तो आप लोग भी तो इसी तरह करते रहे ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर में आप लोग कहते थे कि ये बिल्कुल बैंकरप्ट कर गए मुल्क को और हमने जो है वो 0 से इकोनॉमी स्टार्ट की है और यहां पर ले जाकर छोड़ी। इन्होंने जो रिवाइज की है फिगर्स, उसके मुताबिक हमारे आखिरी साल की ग्रोथ रेट 6% थी, और ये बिल्कुल उसके मुताबिक है जो वर्ल्ड बैंक ने जनवरी 2018 में 2019 और 20 के लिए 6% की प्रोजेक्शन की थी। आपकी 5.4 कहते हैं? नहीं, अब इन्होंने 6% उसे रिवाइज कर दिया। तो लिहाजा मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूं कि चाहे 4% हो, चाहे 3.5% हो, आप किसी मुल्क को जब जांचते हैं तो उसको उसके मुकाबले के मुल्कों से देखते हैं। हमारे खित्ते में, भारत में शायद कोविड ने उनको ज्यादा हमसे मुतासिर किया जो हुकूमत कहती है, लेकिन उनकी इसी साल में जो ग्रोथ रेट है 9.2% है। तो अगर आप उस 9.2% जो कि हमसे 7 गुना बड़ी मईशत है, हमारे 4% को देखें तो ये हमारे लिए बड़े फिक्रमंद होने की बात है। लेकिन सर, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, आप एक तरफ ठीक है इंडिया की मिसाल देंगे, बांग्लादेश की मिसाल देंगे और जो दीगर ममालिक हैं हमारे पड़ोस में, मगर वो ये कहते हैं बेसिकली
कि हम PMLN का जो क्लेम था कि उनके दौर में जो ग्रोथ थी, आज हमारी ये देखें, ये ग्रोथ है। डॉलर की पैरिटी का भी जो है वो इशू नहीं है, वहां पर तो एक्सचेंज रेट का भी मसला था। और इनके फिगर्स, खैर वो तो डार साहब के ऊपर इल्जाम लगाते थे कि उन्होंने फजिंग की थी, लेकिन बहरहाल अगर वो कहते हैं हम ये तस्लीम भी कर ले तो एक्सचेंज रेट का भी मसला था। और वो कहते हैं जो $2 अरब पे हमने इकोनॉमी 5.37 पे पहुंचाई है, वो तो PMLN ने $20 अरब करंट अकाउंट डेफिसिट पे पहुंचाई थी। नहीं है, देखिए पहली बात, ये मुझे जरा मौका दीजिए। जी जी जी। 2013 में जब हम हुकूमत में आए, पाकिस्तान की GDP का हुजम $231 बिलियन था। हमने जब 2018 में हुकूमत छोड़ी तो GDP का हुजम $315 बिलियन था। आज PTI के 3 साल के बाद पाकिस्तान की GDP का हुजम $280 बिलियन है। तो पाकिस्तान की GDP को इन्होंने सुकेड़ दिया है। हमने अगर 18 या 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा था तो उसके पीछे 11,000 मेगावाट बिजली के कारखानों की प्लांट एंड मशीनरी की इंपोर्ट थी, 2,000 किलोमीटर मोटरवेज की तामीर के लिए प्लांट एंड मशीनरी और जो सामान आया, रॉ मटेरियल आई, उसकी इंपोर्ट थी। और जब वो मंसूबे मुकम्मल हुए तो वो इंपोर्ट भी बंद हो गई। आज हुकूमत ने स्टेट बैंक के जो अदाद शुमार हैं, 6 महीने में $9 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट है और साल के आखिर में ये तकरीबन 16 से 18 अरब डॉलर का खसारा होगा। आप मुझे बताइए कि पिछले साल में या इस साल में हुकूमत ने कौन सी बड़ी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सर, बट वो ये कहते हैं, मगर वो ये कहते हैं कि 9% जो है वो अब आप सवाल का जवाब ले लें। जी जी जी, कर लें बात। जो है कंजम्पशन बेस्ड है कि हुकूमत ने इल प्लानिंग के जरिए इंपोर्ट के कंजम्पशन के इंपोर्ट आइटम्स को मुल्क में आने की इजाजत दी, जिससे ये खसारा हुआ। और दूसरे नंबर पे ये कि ये तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 5 सालों में शायद हमने मसनूई इनके बकौल एक्सचेंज रेट रख के 30 या 40 अरब डॉलर ये कहते हैं कि जी हमारे जाया हो गए। तो ये क्यों नहीं बताते कि उस दौरान जब 231 से 315 अरब डॉलर GDP बढ़ी, वो भी तो डिविडेंड है, चूंकि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के बगैर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। 29 अरब डॉलर की सीपैक की इन्वेस्टमेंट भी इसीलिए आई कि पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट स्टेबल था। पाकिस्तान का बिजनेस भी इसलिए ग्रो किया कि बिजनेसमैन 1 साल की LC खोलने की प्रोजेक्शन कर सकते।